तो चलिए हम बात करते हैं कि भैया घटना हुई उसके बाद आप जीरो एफआईआर करने जाइएगा तो ये कैसे कर सकते हैं। जीरो एफआईआर का मतलब भी समझिएगा कि आखिर इस एफआईआर को जीरो क्यों कहा जाता है। तो चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागेंद्र प्रसाद सिंह जो कि एपीपी हैं सिविल कोर्ट आरा के, और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जीरो एफआईआर है क्या। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर ये जीरो एफआईआर है क्या, ये जीरो एफआईआर का मतलब समझाइए हमें। देखिए, जीरो एफआईआर का खास करके सीआरपीसी के प्रोविज़न के आलोक में लीजिएगा तो कोई भी घटना होती है, जिस किसी क्षेत्राधिकार में घटना होती है, लॉ को कोई भी व्यक्ति मोशन में ला सकता है। जो भी उस समय अगर घटना के समय उपस्थित रहेगा उसको सूचना पुलिस को देगा और उस संदर्भ में वह स्थानीय थाना द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित कर ली जाती है और पीड़ित पक्ष के परिवार के या जो घटना के चश्मदीद व्यक्ति हैं उनके स्टेटमेंट की प्रतीक्षा होती है। अगर एक निश्चित अवधि तक कोई सूचना नहीं देता है तो उन परिस्थितियों में कोई भी पब्लिक सेवक भी उस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करके लॉ को मोशन में ला सकता है। सर सवाल ये है कि कई सारे थाने में जब आप एफआईआर करने जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे थाना के अंतर्गत ये केस नहीं है, हमारे थाना के अंदर ये जो है घटना नहीं घटी है, तो आप एफआईआर उस थाने में जाके करिए, कहा जाता है। कई सारे मामले ऐसे होते हैं कि दिल्ली में घटना हुई है और उनके जो परिवार के लोग हैं वो चाहते हैं कि आरा में केस करते, नहीं आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में घटना हुई तो यहाँ क्यों केस कर, मोबाइलें भुला गया तो कहेगा कि नहीं आप जाइए उस थाने में केस कीजिए, इस थाने में आपका मोबाइल भुलाया है, इस थाने के अंतर्गत आपका मोबाइल भुलाया है, आप जाइए वहाँ पे जाके केस कीजिए। तो इसमें जीरो एफआईआर एप्लीकेबल है कि नहीं है एप्लीकेबल? इस संदर्भ में कानून स्पष्ट है कि जिस किसी भी क्षेत्र में जहाँ घटना होती है प्राथमिकी वहीं दर्ज होता है। अब कोई घटना होता है जिसके संदर्भ में कहीं भी प्राथमिकी दर्ज, जैसे 498 वगैरह का है। धारा जो है धारा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केस जो है हाँ 498 से संबंधित जो मामला है जी सर, या दहेज संबंधित जो मामला है तो उसका एफआईआर जहां उसके साथ प्रताड़ना होती है वहां भी हो सकता है, और जहां फर्स्ट उसके साथ अगर दहेज वगैरह मांगा जाता है, उसके मैके में अगर शादी के समय ही कोई अड़ जाता है कि नहीं हमको दहेज चाहिए, तो वहाँ भी वो प्राथमिकी दर्ज हो सकता है। तो इसमें कैसे हुआ सर, मणिपुर में जीरो एफआईआर कैसे हुआ? देखिए, मणिपुर में समूह के द्वारा जो भी घटना हुई है उस संदर्भ में वहाँ के डर के माहौल के कारण अगर कोई व्यक्ति, कोई पीड़ित पक्ष अपना प्राथमिकी दर्ज नहीं कराता है तो वैसी स्थिति में पुलिस भी घटना के संदर्भ में जो भी वहाँ के स्थानीय जो पुलिस विभाग के या ग्राम पंचायत के जो भी चौकीदार या अन्य जो भी होंगे उनसे सूचना लेकर के प्राथमिकी दर्ज होती है। और उस संदर्भ में अगर प्राथमिकी स्थानीय थाना में दर्ज नहीं होता है तो पीड़ित पक्ष के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अगर स्थानीय थानाध्यक्ष जिसके क्षेत्राधिकार में यह घटना हुई है वह अगर प्राथमिकी दर्ज नहीं करते हैं तो पीड़ित पक्ष के पास यह ऑप्शन है कि वह पुलिस के वरीय पदाधिकारी के समक्ष, डीएसपी के समक्ष, एसपी के समक्ष अपना प्रतिवेदन देवें। अगर वे पदाधिकारी भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है, तो वैसी परिस्थिति में उस पीड़ित पक्ष को न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष भी अपना अभियोग, एसपी और डीएसपी नहीं सुने तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। न्यायालय में भी अभियोग पत्र दाखिल करने का उसके पास अधिकार है। सर 498 धारा जो बोले वो किस में लगता है, क्या क्या है उस 498 जो है, कई सारे लोग जानते नहीं होंगे कि 498 में आप किस कहाँ के महिलाओं के साथ दहेज के लिए जो प्रताड़ना दी जाती है वही 498A की श्रेणी में आता है। और किसी भी महिला को प्रताड़ित करना 498A की श्रेणी में आता है। तो मतलब ये जो है आप जीरो एफआईआर जो है वो 498 में ही कर सकते हैं, और कोई धारा में कर सकते हैं कि नहीं? कुछ धाराएं होंगी और भी।
नहीं नहीं, देखिए जीरो एफआईआर का अर्थ कहा जाता छूट मिलता है सर ना कि आप यहाँ पे हैं और आपको मैंने दिल्ली में है तो आप दिल्ली में भी केस कर दिए, आरा वाला मामला है दिल्ली में केस हो गया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहाँ कहीं भी घटना होती है, हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि अधिकारिता या वहीं के लोकल पुलिस पदाधिकारी उस केस का अनुसंधान करेंगे और उसका जो भी निष्कर्ष है वही निकालेंगे, यही कानून है। बाकी खबर में इतना ही। देख रहे थे आप आशा एक भारत। जय हिंद, जय भारत।